शुभ संध्या मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं कुलदीप उपाध्याय एक्सीट परिवार में आप सभी लोग जुड़ जाइए। शाम के 5:10 हुए हैं। अभी आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही थी, अर्थशास्त्र की क्लास चल रही थी। मैं स्टूडियो में बैठा था तो सर का कोई प्रसंग रहा होगा जिसकी वजह से थोड़ा सा क्लास विलम्ब तक चलाए वो। ठीक है, तो आप सभी लोगों का पहले मैं स्वागत है इस क्लास में। कैसे हैं आप सब? बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक आपका चल रहा है। इसको गलती से भी इसके एक लेक्चर को भी मिस करने का प्रयास ना करिएगा। अच्छा टॉपिक है। भविष्य के एग्ज़ाम में किसी भी सिलेबस में अगर ये जुड़ा रहेगा तो जान लीजिए कि यहाँ से 4-5 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, सूरज विश्वकर्मा, राम मिलन राजभर, साक्षी मिश्रा, खुश रहिए, शशि कुमार, अंशिका सिंह, सभी लोगों का क्लास में ढेर सारा स्वागत है। सभी लोग खुश रहिए। आइए आरंभ करेंगे आज की क्लास को। हम लोग पीछे के डेट में पढ़ा था हम लोगों ने, जैसे अनुप्रास अलंकार मैंने पढ़ाना शुरू किया उसमें आपको 6 का अनुप्रास अलंकार की बात को मैं जल्दी से बता देता हूँ, वृत्त्या का बात बता देता हूँ और सारी बातों को रिपीट करते हुए फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखें, ठीक ठीक सभी लोगों को गुड इवनिंग है। सुने बात को। 6 का अनुप्रास में बताया गया कि 6 का शब्द छेक से मिलकर के बना जिसका अर्थ होता है चतुर। आपको बताया गया कि जहां पर किसी काव्य में अनेक वर्ण की आवृत्ति कितनी बार होती है? एक बार होती है। कैसे होती है? स्वरूपता होती है। कैसे होती है? क्रमता होती है। जहां पर अनेक वर्ण की आवृत्ति काव्य में स्वरूपता तथा क्रमता अनेक वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो जाए? एक बार, वहां पर 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरी स्थिति आपको यह अवगत कराया गया, दूसरी स्थिति में मैंने आपको बताया कि जब वृत्त्या की बात किया गया तो वृत्त्या का मतलब होता है वृत्त से। जब कोई एक चीज शुरुआत हो और वृत्त के जैसा, घेरे के जैसा बनाता हुआ, और यह संरचना कब होगी? जब उसकी आवृत्ति कई बार होगी, तो ऐसी स्थिति में वो वृत्त का निर्माण करने लगता है। नाम उसका पड़ता है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। यानी जहां पर किसी एक वर्ड की आवृत्ति अनेक बार काव्य में की गई हो, वहां पर अलंकार का नाम वृत्त्यानुप्रास अलंकार पड़ता है। ये कल के डेट में हम लोगों ने बताया था। अब इसके बाद तीसरी बात आपको बताया था हमने, तीसरी बात हमने बताया था, सब आपस में बात और ना करिए। सूरज विश्वकर्मा बड़ा लंबा लंबा मैसेज लिख रहे हैं भैया। ठीक है ठीक है, मॉर्निंग वाली क्लास का पीडीएफ लेक्चर नोट में लग गया है भैया, ध्यान रखेंगे। मॉर्निंग वाले क्लास का पीडीएफ आपके लेक्चर नोट में लग गया है। ठीक दोस्त? हाँ, लेक्चर नोट में होगा। अगर नहीं लगा होगा तो अभी चेक करवा के लगवा देंगे। पहले समझिएगा बात को। लाटानुप्रास अलंकार में क्या बात बताई गई? लाटा शब्द के बारे में बताया गया कि लाट शब्द से गुजरात के एक नामक स्थान से जन्मा हुआ है, इसीलिए गुजरातियों का प्रिय अलंकार होता है। इसमें देखने को क्या मिलता है कि यहाँ पर पूरे वाक्य खंड की आवृत्ति कर दी जाती है और पूरे वाक्य खंड की आवृत्ति के साथ दोहराव भी होता है। दोहराव होने के बाद ये देखने को मिलता है कि अन्वय कर दिया जाए। अन्वय मात्र करने से उनके भावार्थ, उनके अर्थ में बड़ा सा चेंजिंग देखने को मिलता है। यानी चेंजिंग का मतलब ये है कि आपको ये साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि पूरा वाक्य का भाव ही चेंज हो गया। ऊपर का भाव कुछ अलग है, नीचे का भाव कुछ अलग हो जाता है। सेंस में, भाव में, अर्थ में चेंजिंग होती हुई दिखती है। वो उसके किसकी वजह से? अन्वय करने की वजह से। और अन्वय करने का तरीका मैंने बताया, अलगाव करने का तरीका बताया कि चाहे अलगाव एक तरीका है कि अल्प विराम का प्रयोग कर दिया जाए, अथवा अलगाव करने का तरीका मेरे दोस्त क्या होता है? दूसरा तरीका उपसर्ग के माध्यम से उपसर्ग का प्रयोग कर दिया जाता है, तब भी अन्वय की बात को माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में, परिस्थिति में चेंज होता हुआ भाव बताता है कि लाटानुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ठीक है ना? चले, इतनी बात स्पष्ट है ना? तो एक बार बताएंगे आप लोग कि यहां तक का क्या मैं उदाहरण भी आप लोगों को लिखवा दिया था? सबके लाटानुप्रास अलंकार के उदाहरण भी हो चुके थे, क्योंकि कई क्लास में अलंकार चल रहा है, 3 क्लास में अलंकार चल रहा है, तो भूल जाती हैं चीजें कि किस क्लास में कहां तक हमने पढ़ाया था। एक बार जल्दी से बता देंगे आप लोग, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
सूरज विश्वकर्मा बाबू परेशान ना होइए, आपको वाक्यांश और वो वाला पीडीएफ मैं लगवा दूंगा, परेशान ना होइए, ठीक है। अब आपका काम था सूचना देना, इसके बाद आप सीधे पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए अगला अलंकार का प्रकार हेडिंग बनाइएगा, जिसका नाम है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अगली हेडिंग बनाएंगे श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार क्या कहता है, इस बात को समझना है। श्रुत्या का मतलब देखें, शब्द की संरचना में ही इसका भाव छुपा हुआ है, ध्यान देंगे। हो गया एग्जाम्पल ना, आप सुनिएगा। इसका मतलब होता है सुनने में अनुप्रास। श्रुत्या का मतलब सुनने में, और अनुप्रास का मतलब होता है आवृत्ति से। ऐसी कोई बात बताई गई हो जो सुनने में आपको लगती है कि आवृत्ति हुई है। अब ये वास्तविकता में इसका को कह तो दिया जाता है, लेकिन ये बात लागू नहीं होता है इसको, बल्कि किस भाव से बताया गया कि श्रुत्या अनुप्रास अलंकार है। जहां पर आपको वर्णमाला हमने पढ़ाया था तो उच्चारण स्थान बताया था, कौन कौन सा वर्ड कहां से बोला जाता है। जब कभी भी किसी एक उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्ड की आवृत्ति कई बार अगर काव्य में की गई हो, छंद में की गई हो, दोहे में की गई हो, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार का कौन सा प्रकार होता है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। फिर से सुनेंगे, जहां पर भी काव्य में किसी एक वर्ड उच्चारण स्थान से, किसी एक उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्डों की आवृत्ति कई बार हुई हो, ठीक, तो यानी उच्चारण स्थान एक आएगा। तो ऐसी स्थिति में आपसे अलग से एक बात पूछी जाती है कि कौन सा ऐसा अलंकार का प्रकार है जो कर्णप्रिय अलंकार होता है। कर्ण का मतलब होता है कान का, प्रिय लगने वाले का मतलब प्यारा लगने वाला। कान को ऐसा अलंकार का कौन सा प्रकार होता है अनुप्रास में जो कर्णप्रिय लगता है, तो आप लोग उसका नाम क्या बताएंगे, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। आइए इस बात को नोट करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा, इसके बाद आपको एग्जाम्पल पर जितनी बातें हमने बताई उसको अप्लाई करके दिखाते हैं। ध्यान देंगे, इसमें लिखेंगे जहां पर काव्य में एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। अगला बात नोट में करके लिखेंगे, इसको कर्णप्रिय अलंकार भी कहते हैं। कर्णप्रिय अलंकार भी कहते हैं। इसको कर्णप्रिय अलंकार भी कहते हैं। इतनी बातें नोट करें फटाक से, जल्दी फिर आगे बढ़ते हैं। तुरंत इसका उदाहरण बताना शुरू करते हैं और सारी बातें फिर समझाने का प्रयत्न किया जाए कि कहां से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल हमारे सामने आ जाता है जिसका उच्चारण स्थान एक जैसा होता है। यही बात समझने लायक है, इसी को समझना है। नोट हो गया, यही होगा सामान, ठीक ठीक।
हो गया ना। इसके बाद लिखेंगे, देखिए अगले पेज पर मैं चाहे कहिए उदाहरण बताता हूं, ठीक है, अगले पेज पर उदाहरण करते हैं। अगले पेज पर इसका उदाहरण किया जाता है या बनाते हैं, रुकिए 1 सेकंड का मौका दीजिए। हाँ आइए उदाहरण यहीं पर देखते हैं, जगह है। उदाहरण नंबर 1, पहला उदाहरण। उदाहरण नंबर 1, देखें उदाहरण में लिख रहा हूं, तुलसीदास सीदति निस्दिन देखत तुम्हार निठुराई। निठुराई, देखें लिखा गया एक उदाहरण तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया कि तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हार निठुराई। इसका मतलब कैसे, इसमें श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। हम लोगों को कानों को तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि ये सुनने में प्रिय हो, लेकिन ध्यान रखेंगे उसके पीछे का कारण क्या बनता है, उच्चारण स्थान बनता है। आप देखेंगे कि एक जगह से उच्चारित होने वाले वर्डों की भरमार इस पूरे एग्जाम्पल में है। आइए देखते हैं कैसे। अगर याद हो आप लोगों को तो आपको बताया था कि ता वर्ड का उच्चारण स्थान क्या होता है। ता का उच्चारण स्थान भैया मेरे भाई दोस्त दंत होता है, दांत होता है। अगली बात, ला का भी उच्चारण स्थान क्या मानते हैं, दंत मानते हैं। अगली बात देखें, सा का भी उच्चारण स्थान क्या माना जाता है, दंत माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से दा का भी उच्चारण स्थान क्या मानते हैं, दंत मानते हैं। इसी प्रकार से सा का भी उच्चारण स्थान क्या मानते हैं, दंत मानते हैं। अगली बात ध्यान दें, इस सा का मतलब भी दंत से बोला जाने वाला वर्ड माना जाता है। इस दा का मतलब क्या होता है, दंत से बोला जाने वाला वर्ड। अगली बात, ता को भी बोलते समय किसकी जरूरत पड़ती है, दंत की बोलने की जरूरत पड़ती है, दांत की। इसी प्रकार से ना के पास पहुंचेंगे, निस्दिन शब्द में भी देखें तो दांत का, सा को भी बोलते समय दांत का, दा को भी बोलते समय दांत का यानी दांत या दंत, और ना को भी बोलते समय दोस्त किसका, दांत का। तो आप देख क्या रहे हैं, यहां पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दंत 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 दंत, दांत से बोले जाने वाले वर्डों की आवृत्ति एक बार नहीं कई बार इस एग्जाम्पल में की गई है। इसलिए इस अलंकार का नाम क्या पड़ेगा, यानी उसको वरीयता देते हैं जहां पर बोले जाने वाले वर्डों की आवृत्ति एक जगह से, एक जगह के उच्चारण स्थान से बोला जाने वाला वर्ड कई बार एग्जाम्पल में अगर आता है तो ऐसी स्थिति में उसका नाम क्या पड़ जाता है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। दंत, तुलसीदास में 5 व्यंजन है। यस 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 यस, इसको छोटा करा दी, क्लियर है। अगली बात ध्यान देंगे, चलिए एक उदाहरण यहां पर लिख देता हूं, उदाहरण नंबर 2। इसमें कभी पूछा उछा नहीं जाता ये उदाहरण, ये प्रकार, केवल आपको शुरुआत के 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, उनको ध्यान रखना किसी भी परिस्थिति में वो ना गलत होने पाए, इसके बाद समस्या में नहीं पड़ेंगे। अगली बात देखें, दिनांत था थे, दीननाथ डूबते, डूबते। ये आप एक छोटा सा एग्जाम्पल पाते हैं जिसमें फिर आपसे पूछा जाता कि कौन सा अलंकार है, फिर आप जवाब देते हैं कि इसमें भी लाटानुप्रास सॉरी श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। कैसे, उस बात को भी समझ लेंगे। इस दा का भी उच्चारण स्थान मेरे दोस्त क्या होता है, देखें तो दंत होता है। किससे, दंत से। इस ना को भी बोलते समय दंत से उच्चारित होने वाला वर्ड, इस ता को भी बोलते समय किसका उच्चारण होता है, दंत से। अगली बात, इसी प्रकार से था का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। इसी प्रकार से
ता था का भी उच्चारण स्थान दंत होता है। अगली बात, दा का भी उच्चारण स्थान दंत होता है। इसी प्रकार से ना का भी उच्चारण स्थान दंत होता है। तो आप दोनों ही उदाहरणों में क्या पाए कि दंत से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति कई बार हो रही है, इसलिए यहां पर अलंकार का नाम क्या पड़ेगा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। इसको जल्दी से कंफर्म करिए, तुरंत खत्म करते हैं और तुरंत आपको शुरुआत करते हैं यमक अलंकार की बहुत जबरदस्त तरीके से। ठीक, इसको पूछे जाने की संभावना, बस केवल इतना ही, 2 उदाहरण जानते रहिए और कभी कभी इसके अलावा 2-4 उदाहरण इसके डिफरेंट में किताबों में देख लीजिएगा, कभी समस्या में नहीं पड़ेंगे। जल्दी से कंफर्मेशन आप लोगों का आना चाहिए, तुरंत बताएं क्या यहां तक की बात स्पष्ट है, सभी लोगों को समझ में आ गई है, तुरंत फास्ट कमेंट करिए। और आज सभी लोग तैयार हैं ना, आप सभी लोगों के लिए, भले ही यूपीपी का बैच है, आप लोगों के लिए ही सबसे ज्यादा अगर पूछिए कि बेनिफिशियल भविष्य के एग्जाम में किसी को अगर होगा तो वो आज की क्लास सबसे ज्यादा लाभप्रद होगी यूपीपी के कैंडिडेटों को, सबसे ज्यादा। हाँ बिल्कुल साक्षी बच्ची, बिल्कुल ध्यान देंगे, वर्ण के उच्चारण स्थान से पहचान करेंगे। ये तो हमारे दोनों उदाहरण में दंत आ गया, ज्यादातर दंत वाला ही देता है। कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि कंठ या ताल से बोले जाने वाले वर्ण कई बार आपको दिखाई पड़ेंगे, तो वो दिख जाते हैं और ऐसी स्थिति में उसका चयन कर लिया जाता है, कौन सा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। तो आज शाम को आप लोग रात में 9 बजे एक बार तहलका मच जाना चाहिए, कि आहट हो जानी चाहिए कि वास्तविकता में कोई चीज हुआ है, यानी क्लास चली है दमदार तरीके से एकदम। सब लोग तैयार रहिए, मजेदार तरीके से आज शुरू होगा। अगला 5-6 शनिवार 2-2.5 घंटा हमारे नाम कर दिए, रात की क्लास छूटने ना पाए। वादा है इसका, भविष्य में अगर आप एग्जाम देंगे मिनिमम 5 से 6 प्रश्न और मैक्सिमम प्रश्नों की संख्या जो आपके एग्जाम में आ सकती है 20 प्रश्नों तक आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि जेल वार्डन के एग्जाम में 20 प्रश्न आपका कवर किया था, केवल साहित्य का पोर्शन। नहीं, उच्चारण स्थान दंत का नहीं होगा, ज्यादातर देखने को मिलता है दांत वाला, बाकी कभी कभी इसके डिफरेंट भी आ सकता है, इस बात का ख्याल रखेंगे। अंत्यानुप्रास अलंकार बचा है, उसको हाँ, आज आप लोगों के प्यार और समर्थन की बातों को देखना है कि आज तक आप लोग जो कमेंट में करते चले आए हैं, आज दिखा देना है कि वास्तव में कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है और उसको लोग चाव से पढ़ना चाहते हैं। ठीक, आगे देखें, इसके बाद अगली हेडिंग बनाइएगा। अगली हेडिंग रहेगा, जितना बढ़िया डेडिकेशन आपकी तरफ से होगा उतने जबरदस्त तरीके से आप साहित्य को पढ़ेंगे, नस नस में वो भी दौड़ेगा। अब तो इतना तो विश्वास हो गया होगा, हाँ वीडियो के एग्जाम में 3 क्वेश्चन मिनिमम आपके, 3 से 4 प्रश्न आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं और मैक्सिमम प्रश्नों की संख्या। और अगर हमारा अनुभव पूछेंगे, आने वाला जो समय है, हिंदी से मैं आपको बता दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है रस छंद अलंकार और पूरा व्याकरण, ये धीरे धीरे आप देखेंगे भविष्य में कम होता जाएगा। साहित्य का पोर्शन इतना ज्यादा उछाल मारने वाला है आने वाले समय में कि आपको बता दें कि भरमार मिलेगा आने वाले प्रश्न पत्रों में। ठीक, अंत्यानुप्रास अलंकार हेडिंग बनाइएगा। अंत्यानुप्रास अलंकार, इसको तो मैं समझा चुका हूं, केवल बस हिंट देना है आपको। इतने काबिल है कि आप तुरंत समझ जाएंगे कि अंत्यानुप्रास अलंकार कुछ भी नहीं है। अंत्यानुप्रास अलंकार अंत्यानुप्रास अलंकार लिखेंगे, नाम से ही इसके स्पष्ट है। अच्छा, यमक इसके बाद आएगा ना, अभी अंत्यानुप्रास अलंकार लिखा है, बाकी है। ठीक है ये मयंक जी, ठीक, अगर निकल गया होगा, भूल चूक से निकल गया दिमाग से, या
मुंह से निकल गया होगा, पहले समझेंगे इसको भैया। इसका मतलब क्या होता है? अंत्य का मतलब होता है अंत में आया हुआ अनुप्रास, यानी ऐसा आपको आपके सामने ऐसा छंद या ऐसा उदाहरण आने वाला होता है जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि अंत में अनुप्रास की स्थिति देखने को मिलती है। और वो स्थिति कैसे नजर आएगी? छंद में हमने आपको पढ़ाया तुक। तुक क्या चीज होता है ये आपको पता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि एक वर्ड या अक्षरों की या शब्दों की जो मैत्री या सामंजस्य होता है उसकी आवृत्ति आपको होती हुई दिखेगी, यानी तुकों की आवृत्ति होती हुई दिखती है। ऐसे अलंकार का नाम क्या पड़ता है? अंत में आया हुआ अनुप्रास। ठीक है, ध्यान दें। जैसे कि बोल दिया जाए, जैसे आपने सुना, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी। ठीक, मर्दानी थी और रानी थी। इसमें अगर आप देखिए तो प्रोनाउंसिएशन एक मिल रहा है और थी वर्ड की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही। वो पाया कहाँ जा रहा है? अंत में पाया जा रहा है। इसीलिए अंत में वर्डों की आवृत्ति हुई तो ऐसी स्थिति में इसको नाम क्या दिया जाएगा? अंत में आया हुआ अनुप्रास, यानी अंत्य अनुप्रास अलंकार। जैसे अगला, ठीक है, अगली बात ध्यान देंगे। जैसे कह दिया जाता है रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो निराला था और पाला था शब्द प्रोनाउंसिएशन में आवृत्ति में आपको सेम दिखाई पड़ रहा है और था वर्ड की आवृत्ति हो रही है जो कि अंत में पाई गई है। तो ऐसे अलंकार का नाम क्या पड़ेगा? अंत्य अनुप्रास अलंकार। ठीक, कर पाएंगे कि नहीं बताइएगा। सारी बात इतनी ही है, इसको कितने भी एग्जाम्पल में आप व्यक्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लिखना शुरू करें। समझ में आ गया होगा, उम्मीद मैं करता हूं कि आपको ये बातें स्पष्ट तरीके से समझ में आ गई होंगी। जल्दी से बताइएगा, हो जाएगा ना? जी सर, ठीक, आइए शुरू करते हैं। लिखिए, अंत्य अनुप्रास अलंकार, इसका अर्थ होता है, यानी परिभाषा में डाल करके लिखेंगे, इसका अर्थ होता है अंत में आया हुआ अनुप्रास। अंत में आया हुआ अनुप्रास अर्थात जहां पर काव्य में वर्णों अथवा शब्दों के मैत्री का मतलब होता है, ब्रैकेट में लिखना चाहिए, लिख लीजिएगा, सामंजस्य की आवृत्ति होती है। वहां पर अंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। अंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। हाँ, ये भी कह सकते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागरा, सागरा सागरा वगैरह ना कहिएगा, यानी ये आपको तुकबंदी में बताया गया था। वहां पर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। रंगी और संगी शब्द देखने को मिल रहा है, लास्ट में आया हुआ आवृत्ति है।
ऐसी स्थिति में अंत्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण माना जा सकता है। वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण लिखना शुरू करिएगा। अगले पेज से उदाहरण, उदाहरण नंबर 1, क्या रहेगा लिखेंगे। हाँ, समानता भी होता है, मैत्री का मतलब मित्रता भी होता है, वर्डों की एक जैसे वर्डों की आवृत्ति होती है, वो भी होता है। कोई भी चीज समझ सकते हैं। लिखें, एक आध दो तीन उदाहरण लिख लीजिए। बुंदेले, हर बोलो, के मुख, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अगली बात, तो इसमें थी वर्ड की आवृत्ति हो रही है, इस वजह से यहीं पर अनुप्रास अलंकार है, अंत्यानुप्रास अलंकार है। उदाहरण नंबर 2, इसको भी लिख लीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर। तो आपको आज जाकर के पूरा, आज तक हमें लगता है कि जानकारी आपको अनुप्रास अलंकार की बहुत रही होगी, तो छेका और वृत्तिया की रही होगी, लेकिन आज जाकर के 3 दिन में 4 दिन में लगभग आपका एक अलंकार कंप्लीट हुआ, जिसका नाम था, यानी अलंकार तो एक दिख रहा है, लेकिन 5 हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, लगभग 5 प्रकार इसके पढ़े और 5 जाकर के अब बात स्पष्ट होता है। ठीक, छेका, वृत्तिया, लाटा, श्रुत्या और अंत्या अनुप्रास अलंकार। उदाहरण नंबर 3, रणबीज चौकड़ी भर भर कर, चेतक बन गया निराला था, बस इतने लिख लीजिए। नहीं, ये तो एक लाइन हुई। दूसरी बात, राणा प्रताप के घोड़े से, एक सेकंड थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, नहीं तो डाउट में पड़ जाएंगे। इसको वहीं उसी लाइन में समाहित करिए, नहीं तो डाउट में आप रहेंगे कि तो अनुप्रास मिल ही नहीं रहा है। चिवरण भी चौकड़ी भर भर कर, चेतक बन गया निराला था। घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। हवा का पाला था।
वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो यहाँ पर कई बार अंत्यानुप्रास अलंकार देखने को मिल सकता है। एकदम उदाहरण आपने सही लिखा है, अंजलि उपाध्याय बच्ची। ठीक, तो इतनी बातें अगर आपके नोट हो चुकी हो तो अगले पेज पर तुरंत शुरू किया जाए। अभी 20 मिनट का समय है, तो आज हम लोग कुछ आरंभ भी कर देंगे। आज आपको एक मैं कहानी के माध्यम से आज आपको यमक अलंकार के जबरदस्त तरीके की शुरुआत में करने चल रहा हूं। तो केवल बने रहिए क्लास में। 20 मिनट अगला बहुत ही ज्ञानवर्धक है और यमक अलंकार के इस तरीके से आपने कभी अध्ययन ना किया होगा। लगभग 15 से 10-15 एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा और वादा है कि वो अगर आपके नोट्स में नोट डाउन रहेगा तो उसमें से बाहर जाने वाले नहीं है क्वेश्चन। ठीक, आइए शुरू करेंगे। जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक हेडिंग बनाएंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक अलंकार। देखिए, सबसे पहले हमारा दायित्व होना चाहिए कि इसकी संरचना या बनावट हम लोग देखें, कैसे इसकी रचना की गई, कैसे इसका बनावट किया गया। संरचना की बात करें तो ध्यान रखिएगा, यमक शब्द दो शब्द से मिलकर के बना है। इसके युग्म प्लस का से, युग्म प्लस का से मिल करके भैया बनेगा क्या, युग्मक शब्द। युग्मक, युग्मक का मतलब होता है जोड़ा, युग्मक का अर्थ होता है जोड़ा। और ये युग्मक शब्द का क्या होता है, तत्सम रूप होता है यमक। युग्मक शब्द का तत्सम रूप यमक होता है। सर नोटेड प्लीज, सर साइड हो जाइए। अच्छा अच्छा ठीक है, पीछे मैं समझ दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लें, इसको नोट कर लीजिए बच्चे। ठीक, आगे बढ़ते हैं तब। चलें, चलिए आगे चलते हैं। तो ध्यान देंगे, युग्मक शब्द का तत्सम रूप क्या होता है भैया, यमक होता है। और इसका आशय या मतलब होता है क्या, जोड़ा। जोड़ा वो कैसे आया, जोड़ा वाला होता है। जोड़ा वाला कैसे आता है इस बात को समझेंगे। युग्म का मतलब ही होता है जोड़ा यानी पेयर में, और काम का मतलब होता है वाला। इसका का अर्थ अगर पूछें तो ये प्रत्यय के रूप में लगा है जिसका अर्थ होता है वाला। तो जोड़ा वाला इसका शाब्दिक अर्थ निकल करके आता है, यानी कहने का आशय होता है क्या, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे दोस्त। इसमें अगर मैं बात करूं, इसकी संरचना जो हो गई, अब इसके बाद इसी का सहारा लेकर के हम लोग इसकी परिभाषा जो बचपन से आज तक आप रटते आए और जिसका वास्तविक मतलब नहीं समझ में आया उसकी बात को जरा सुने। तो यही बात आपको इसी को मिलाते हुए मिल जाती है क्या, कि जहां पर वाक्य में, जहां पर काव्य में एक वर्ड या एक शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है, यानी एक शब्द का प्रयोग दो बार किया गया हो, जोड़े में प्रयोग किया गया हो, लेकिन उसकी शर्त यह होती है कि उस दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग निकलें, तो ऐसी स्थिति में उनका प्रयोग क्या किया जाता है, अलंकार का नाम यमक अलंकार। फिर से सुने, जहां पर काव्य में एक शब्द का दो बार प्रयोग किया गया हो यानी दोहरा हुआ हो, लेकिन उन दोनों के अर्थ अलग अलग निकलें, तो ऐसी स्थिति में अलंकार का नाम पड़ता है यमक अलंकार। इतनी बातें जल्दी से नोट करेंगे, लिखेंगे। जहां पर काव्य में जहां पर काव्य में जहां पर काव्य में
एक शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक बार हुआ हो। कभी कभी एक आध एग्जाम्पल में इसका अधिक बार भी प्रयोग देखने को मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल 2 ही बार आएगा, ऐसी भी परिस्थिति देखने को मिल सकती है कि एक आध 3 बार आ जाता है, तब भी उनके अर्थ अलग अलग अगर हुए तो ऐसी स्थिति में यमक अलंकार कहा जा सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जहां पर काव्य में एक शब्द का प्रयोग 2 या 2 से अधिक बार किया गया हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। पहले छोटे छोटे उदाहरण, फिर इसके बाद आपको एक कहानी सुनाते हैं और उस कहानी के तुरंत बाद फिर अगले दिन कल क्लास में यानी सोमवार की क्लास में जब आपसे मिलेंगे तो इस पर आपको लगभग 8-10 उदाहरण और बता देंगे। इसके बाद चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। यमक अलंकार फिर जीवन में आपको समस्या क्रिएट नहीं करेगा। आइए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। पहले छोटे छोटे उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1, हाँ हाँ, कनक वाला तो भाई जरूर। कनक वाला उदाहरण अगर नहीं आया तो समझिए फीलिंगें नहीं आती है कि हम लोग यमक अलंकार पढ़े हैं। तो पहले छोटे 2 उदाहरण बता देता हूँ, पहले उसी के बाद उसी पर चलूंगा। पहला उदाहरण, ऊधो जोग जोग हम नाही। ऊधो जोग जोग हम नाही। जोग जोग शब्द की आवृत्ति हुई है, पहले देखेंगे इसमें जोग जोग शब्द की आवृत्ति हुई है, यानी 2 बार प्रयोग किया गया है। जोग शब्द का प्रयोग वाक्य में इस पूरे काव्य में 2 बार किया गया। अब दोनों के अर्थ अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। अब अर्थ कैसे होगा, पहले जोग का अर्थ क्या निकलेगा उसको समझें, दूसरे का क्या निकलेगा उसको समझें, और दोनों अलग अलग निकल जाएं तो ऐसी स्थिति में यमक अलंकार मान लिया जाएगा। देखें, पहले जोग का मतलब होता है योग विद्या, योग विद्या, और दूसरे जोग का मतलब होता है योग या काबिल, योग या काबिल। इसका मतलब क्या है, उद्धव से गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव, जो आप हम लोगों को योग विद्या सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं, योग विद्या को बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वास्तव में उस योग विद्या को सीख पाने के जोग हम नहीं, मतलब योग या काबिल नहीं है, अर्थात हमको आप योग विद्या सिखा नहीं पाएंगे। वो कहती हैं कि हे उद्धव, जो ये योग विद्या हम लोगों को सिखाने का आप प्रयत्न कर रहे हैं, उसको समझ पाने के, उसको सीख पाने के हम लोग काबिल नहीं हैं। तो इसमें आपने देखा जोग जोग शब्द रिपीट था, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो गए। तो ऐसी स्थिति में अलंकार का नाम पड़ेगा यमक अलंकार। दूसरे पेज पर देखते हैं, चलते हैं दूसरे पेज पर। दूसरा उदाहरण ध्यान देंगे, जैसे काली घटा का घमंड घटा। पहले छोटे छोटे जो हो सकता हो आपने सुना हो, काली घटा का घमंड घटा। नभमंडल तारक बिंद खिले। चलिए, यही लाइन केवल पूछी जाती है बस, इसी में यमक अलंकार है, कैसे उस बात को समझेंगे। इसमें देखें तो घटा घटा शब्द 2 बार आया है। अब दोनों के अर्थ अलग अलग हो जाने, पहले घटा का अर्थ अलग होना चाहिए,
और दूसरे घटा का अर्थ अलग होना चाहिए। लिख देता हूं, पहले घटा का अर्थ मतलब क्या हुआ, पहले घटा का मतलब होता है बादल, बादल, और दूसरे घटा का मतलब होता है, घटा मतलब कम होना। एक बार क्या हुआ, जो काले बादलों के समूह थे, काले बादल थे, उनका जो समूह आकाश में चल रहा था, बादलों में चल रहा था, उनको क्या प्रतीत हुआ, उनको दिखाई पड़ा कि आज, इस बात का पहले घमंड होता, गुरूर होता है, उनको गुमान आ जाता है कि आज पूरी धरती जलमग्न होनी है, कोई बचा नहीं सकता है, पूरी धरती पर क्या नजर आएगा, केवल पानी ही पानी नजर आएगा। जिसकी वजह से काली घटाओं को किस बात का घमंड हो गया कि आज पूरी धरती पर केवल और केवल क्या नजर आएगा, पानी ही पानी नजर आएगा, अर्थात जम करके वर्षा होगी। लेकिन होता क्या है, घमंड का आपने सुना होगा कि अंत होना बिल्कुल तय है, तो ठीक उसी प्रकार से उनके जो घमंड है, जब घमंड इस बात पर पहुंच जाता है, तब तक पता लगता है कि इसको, इस बात को सुन रहे थे हवाओं के समूह। तो हवाएं चलती हैं, और जैसे ही हवाएं चलती हैं बादल छट जाते हैं, बादल गायब हो जाते हैं, और उनका घमंड जो था वो क्या हो गया, कम हो गया, अर्थात खत्म हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जो काले बादलों का घमंड था किस बात के लिए कि आज हम वर्षा करेंगे, उनका घमंड क्या हो जाता है, घट जाता है, अर्थात कम हो जाता है। उदाहरण नंबर 3 अब की बार लिख देते हैं। चलिए आइए अगला लिखेंगे, एक ठो और लिखिए, तब इसके बाद एक ठो ये, हाँ किसी ने लिखा भी है, सजना है मुझे सजना के लिए, हाँ हाँ हाँ, इसको भी देखें, ये भी पूछा जाएगा भैया, बहुते पूछा जाता है, सजना है मुझे सजना के लिए। एक नायिका है, यमक अलंकार का प्रयोग करते हुए कहती है, सजना है मुझे सजना के लिए। सजना सजना शब्द 2 बार प्रयोग हुआ, एक बार सजना का अर्थ अलग निकलेगा, दूसरे बार सजना का अर्थ अलग निकलेगा, दोनों शब्दों की आवृत्ति हुई है, यानी एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। ऐसी स्थिति में अलंकार का नाम पड़ेगा। ठीक, ध्यान देंगे, सजना का मतलब होता है तैयार होना, प्रिपेयर होना, तैयार होना है। दूसरे सजना का अर्थ क्या है, दूसरे सजना का अर्थ होता है प्रियतम के लिए। आज हम पढ़ा रहे थे यही अलंकार, तो ऑफलाइन में एक लड़का जब तक इधर जैसे हम लोग लिख रहे हैं, तो इसे पीछे से बोला, कहा कि सर इसमें ये है लाइन, सजना है मुझे सजनी के लिए। हम कहे गधा पीछे से निकल ले धीरे से। हाँ, तो हमने कहा कि तुम अपने कॉपी में क्या लिखोगे, प्रियतम शब्द ना लिखना, प्रियतमा के लिए, तुम उसी के लिए बने हो तो जाओ भैया। ठीक, तो तुम्हारे द्वारा भी प्रयोग किया गया यमक अलंकार का। चौथा अलंकार पहले समझिएगा, फिर बाद में उसको लिखेंगे। ठीक, कैसे है उस बात को समझें। कनक कनक ते 100 गुनी मादकताधिकाय, या खाए बोराय जगवा पाए बोराय। आगे 5-7 मिनट का जो उदाहरण बचा है, टाइम बचा है, इसमें मैं आपको जीवंत और मजा ना आ गया, आप उसके वास्तविक मतलब को आज नहीं समझ गए तो फिर बताइएगा। ठीक है, तो समझे क्या है इसमें। अच्छा, दांत खुलने लगा आप लोगों का। अरे पहले समझ लीजिए, कनक कनक ते 100 गुनी वाला उदाहरण कैसे है, आज तक जैसे भी पढ़ा होगा, लेकिन आज आपको बताते हैं कि उसको वास्तव में वर्णन कैसे किया जा सकता है, और बड़ा सा वर्णन हो सकता है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकताधिकाय, या खाए बोराय जगवा पाए बोराय। कनक कनक का आवृत्ति हुआ है। अब देखिए, पहले कनक का अर्थ हम लोग धतूरा लें कि पहले कनक का अर्थ हम लोग सोना लें, जब आगे की लाइन हम लोग पढ़ते हैं तो पहले कनक का मतलब समझ में आ जाता है कि उस कनक का आशय क्या है। कनक कनक ते 100 गुनी, पहला कवि कहता है कि अगर व्यक्ति धतूरा पा जाए, धतूरा पाते ही उसमें जो नशा होती है, उसमें जो मादकता होती है, वो कितनी ज्यादा होती है, सोने से 100 गुना ज्यादा होती है। और अगली बात, इसी बात को अगर रिवर्स करके कह दें तो अगली बात ये कही जा सकती है कि सोना में भी नशा कितनी ज्यादा होती है, धतूरा से 100 गुना ज्यादा। किसको पाने के बाद वो नशा किसी व्यक्ति के ऊपर कैसे करता है, अगली लाइन बताती है, या खाए बौराय नर जगवा पाए बौराय। कहा गया कि जैसे कोई व्यक्ति हो, अगर वो धतूरा का पान कर लेता है, यानी धतूरा खा लेता है, तो उसकी स्थिति कैसे हो जाती है, उसकी नशा
पहुंच जाता है वो पागल होने की कैटेगरी में। और अगली बात, सोने को पाने की तो छोड़ दीजिए, केवल व्यक्ति छू मात्र ले और जान जाए कि ये सोने का जो संग्रह है ये हमारा है, तो उसको भी पागल होने से कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता है। ठीक वही बात है। कैसे, बात को समझेंगे। कहेंगे सर सोना कैसे हो जाएगा? जैसे अगर व्यक्ति धतूरा खा लेता है तो इतना खतरनाक विकार होता है कि उसके शरीर में नशा ही नशा हो जाएगा, अर्थात उस व्यक्ति के डेथ होने की पूरी संभावना हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से सोना मतलब होता है, सोने का मतलब सोने से भी है, गोल्ड से भी है और धन वैभव से भी है। सोने का आशय क्या हुआ? जैसे अगर सोना व्यक्ति कोई पा जाए, आज के समय में आप 10 ग्राम सोने की औकात जानते होंगे कि कितनी खतरनाक है। अगर कोई व्यक्ति 1/4 किलो सोना पा जाए, 1 किलो, तो आप बताइएगा क्या वो मादकता वाली स्थिति में नहीं जाएगा? अगर वो पा जाएगा, उसको पता चल जाए भैया 1 किलो सोना आपका है, फिर अपने आप को वो संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वो सोने का उपभोग वो 2 तरीके से करेगा, या तो उसको पहनेगा या तो वो उसको बेच करके पैसा एकत्रित करेगा अपने पास। और 1 किलो 2 किलो या बहुत सारा सोना जब उसके पास रहेगा तो जाहिर सी बात है कि वो स्थिति में जाएगा। अब वो जब पैसा मिलेगा तो उस पैसे के लिए भी उसके अंदर नशे नाम की चीज उत्पन्न हो जाती है। मैं आपको आज की क्लास में एक जीवंत उदाहरण बता देता हूं जो हमने अपने गुरु जी से सीखा था, सुना था और आज भी हमको याद है। वो हमको धन कितना खतरनाक इफेक्ट डालता है, किसी के अंदर कितना घमंड की भावना ले आकर के खड़ा करता है और उसको वो किस स्थिति में जाते हुए हार्ट अटैक की स्थिति में व्यक्ति चला जाता है, उसको समझने का प्रयास करिएगा। एक यही इलाहाबाद प्रयागराज की घटना है, आज के 50 साल पहले की। एक रिक्शा चालक हुआ करता था जिसका नाम था दयाराम। वो बेचारे का करता क्या था, 50 साल 60 साल पहले की बात है। तो आप जानते हैं कि जिस समय की बात की जा रही, उस समय 4 आने 8 आने 10 आने वो रिक्शा खींच करके पूरे दिन में अर्जित करता था, कमाता था। तो आप जानते हैं कि उस समय, आज के समय में भी है, लेकिन आज के समय में दुनिया बहुत चालाक और बुद्धिमान हो गई है। लेकिन उस समय लोग बाह्य आडंबरों पर विश्वास कर लेते थे। तो कोई बताया कि भैया लॉटरी लगती है, कूपन अगर खींचिए तो लॉटरी लग जाएगी, तो आपको 1-2 लाख रुपया इनाम मिल सकता है। तो जो वो 3 दिन की कमाई से एकत्रित किया हुआ धन था उसको लेकर के पहुंचता है और ले जाकर के दयाराम ने 3 कूपन लॉटरी के लिए खींचे। ठीक, और 3 कूपन खींच करके वापस घर चला आया। 2 कूपन का रिजल्ट उसी समय, यानी कूपन स्क्रैच किया गया, बताया गया कि आपको कुछ भी नहीं मिला। तीसरे कूपन को रोका गया था। इस बीच में उस व्यक्ति को, ध्यान से सुनते चलेंगे, अरे आप स्मार्ट हैं भाई, आप लोग बहुत तेज है ना, जिसका पैसा मिलेगा, जिसका धन मिलेगा और जिसका जो है रहते सत्यवादी सब बनते हैं। लेकिन विचार चेंज होने में देर नहीं लगता है। अगर 1 किलो सोना मिल जाएगा, हम पक्का वादा कर रहे हैं कि आपका विचार ना बदल जाए, फिर बताइएगा। पूरा तो नहीं लौटाएंगे, कुछ अपने काम के लिए जरूर रखेंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। फिलहाल बात समझेंगे कैसे। अब हुआ क्या कि दयाराम जो रिक्शा चालक था उसको क्षय रोग हो गया। क्षय रोग समझते होंगे, टीबी कहा जाता है। जैसे आज के समय में भयानक बीमारी के अंतर्गत गिना जाता किसको, हम लोग कैंसर को देखते हैं। फिलहाल आज की टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है कि उसका भी निवारण कुछ ना कुछ दिखने लगा है। लेकिन उस समय अगर टीबी किसी को हो गया तो लोग जान जाते थे कि अब इनका अंतिम विकल्प है, अब ये मर जाएंगे, फिर बचेंगे नहीं। तो उसकी इलाज कराने के लिए वो एक डॉक्टर के पास पहुंचता है। ठीक, डॉक्टर, ये सच्ची घटना है भाई, एकदम साफ सुथरी, कैसे धन वैभव और सोना प्रभाव डालेगा, व्यक्ति कैसे मादकता की स्थिति में जाता है, हार्ट अटैक की स्थिति में जाता है। इस बात को प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं अपने मुख से, जो हमने सुना था। हमारे गुरुजी बहुत सच्चे इंसान थे। ठीक, तो वो कभी गलत चीजों को नहीं बताए, तो एकदम साफ सुथरी घटना थी। अगर कोई पुराना व्यक्ति आपके घर में होगा तो वो बताएगा भी। ध्यान देंगे, बातों को सुनते चलेंगे, मजा आ जाएगा पूरी बात सुन करके। हुआ क्या कि जब ये बात पहुंची, पता चला, तो वो इलाज कराने के लिए पहुंचता है। तो जानते हैं कि रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति क्षय रोग से निपट पाने के लिए कहाँ उसके पास पैसा है, फिर उधारी वो इलाज करा रहा होता है। डॉक्टर साहब से किसी तरीके से हाथ जोड़ करके विनती करता है कि जीवन हमारा बचा लीजिए, हमारे ऊपर कई सारे परिवार और बच्चे आश्रित हैं। तो डॉक्टर साहब दयालु प्रवृत्ति के रहे होंगे, इलाज करते हैं कि ठीक है। कहता है कि डॉक्टर साहब आप निश्चिंत रहिएगा, मैं अपनी पूरी जिंदगी कमाई करके धीरे धीरे आपका पैसा लौटा दूंगा। ठीक, अब हुआ क्या,
हुआ क्या कि लॉटरी जो तीसरी वाली बची थी, लखनऊ यहीं अपने लखनऊ से वो लिंक करता था, तो उसकी लॉटरी जब निकली, दयाराम महोदय की लॉटरी निकल जाती है। कितने की? 3 लाख रुपए की। एक नहीं, 3 लाख रुपए की लॉटरी निकली। अब वहां की कंपनी जो है, जो ये कार्य करवाई थी, वो कंपनी पहुंचती है उनके एड्रेस पर, और पहुंचती है तो पता चलता है कि घर वाले बताते हैं कि उनको टीबी हो गया है, उनको इलाज कराने के लिए लोग अस्पताल में लेकर के गए हैं। डायरेक्ट टीम पहुंच जाती है कहाँ पर? अस्पताल में। डॉक्टर साहब से मुलाकात करती है, बताती है कि फला जगह से हम आए हैं और हमें दयाराम नाम के मरीज से, पेशेंट से मिलना है। तो डॉक्टर साहब बताते हैं वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, हाँ उससे हमारी बहुत बनती भी है, आपसे मिलवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा बात बताइए। डॉक्टर साहब ने पूछा क्या बात है, आप किस चीज़ के लिए आए हैं? तो सोचे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा पैसा उधारी ले रहा है, मतलब उधार इलाज करा रहा है, कहीं इन लोगों का भी तो नहीं मारा है। तो कहने लगे कि ठीक बताइए। तो बताते क्या है? बताते हैं कि दयाराम की लॉटरी लगी है 3 लाख रुपए की, उनकी जांच होनी है, उनके बारे में जांच पड़ताल होगा और उनको पूछा जाएगा कि आप आकर के अपना कागजात जमा करिए और 3 लाख की लॉटरी अपनी लेकर के जाइए। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इस समय वो पीड़ित हैं, लेकिन तभी उसी समय ख्याल आ जाता है, वो कंपनी वाले जो लोग रहते हैं उनके दिमाग में आ जाता है कि वो तो रिक्शा वाला निकला, ऐसा व्यक्ति गरीब है, और ऐसा ना हो कि वो अपने जीवन में 1 रुपए 2 रुपए कमाता है जीवन, मतलब एक दिन की दिनचर्या में, ऐसा ना हो कि वो हार्ट अटैक से पीड़ित हो जाए, यानी उसको हार्ट अटैक ना आ जाए इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा अमाउंट पाने पे। क्योंकि उस समय 1 लाख रुपए की कीमत आज के 50 लाख के बराबर थी, 50-60 साल पहले की बात है। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप जब उससे बैठता है आपका, तो आप उसको खुद सूचित कर दीजिए, आप अपने ढंग से उसको बताइए कि अगर वो लॉटरी उनको मिल जाएगी तो एक बार आप सामान्य तरीके से उससे बातचीत करिए, अगर वो तैयार होता है तो फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे। डॉक्टर साहब ने कहा तो बहुत काम आसान है, हम समझा देंगे उसको। अगले दिन सभी मरीज आते गए। इसके बाद नंबर आया किसका? दयाराम का। दयाराम पहुंचते हैं उनके पास। ठीक, दयाराम पहुंचते हैं तो दयाराम से कहते हैं और दयाराम क्या हाल चाल है? डॉक्टर साहब कहे तो कहे कि सर ठीक है। कहे कि और पैसे वैसे आपके पास हैं? कहे सर हम गरीब के पास पैसा कहाँ है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मैं आपका पैसा कहीं जाने नहीं दूंगा, मेहनत करके आपका पैसा अदा करूंगा। कहे कि अच्छा मान लो कि आपको मैं बता दूं कि 2-3 लाख रुपए आपकी लॉटरी लग जाए, तो आप क्या करेंगे? कहें कि अरे सर, अरे साहब गरीब आदमियों का कहाँ लॉटरी लगता है, हमने 3 कूपन किसी के कहने पर निकलवा दिया था 2 दिन का रिक्शा चला करके, जिसमें तो दो कूपन हमारा कंपनी वाला बताया कि कुछ नहीं निकला, और तीसरे वाले को हम जा भी नहीं पाए, आज तक देख भी नहीं पाए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मान लीजिए कि अगर आपके सामने कोई व्यक्ति बताए कि आपकी 3 लाख की लॉटरी लगी और ये घटना सच्ची हो, तो आप क्या करेंगे? कहे क्या डॉक्टर साहब क्या मजाक कर रहे हैं? कहे कि मान लीजिए कि अगर ऐसी बात हो गई तो क्या करेंगे आप 3 लाख रुपए पाने के बाद? उस व्यक्ति ने, बड़े दिल वाला था, भले ही उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन बड़े दिल वाला होता हुआ वो जवाब क्या देता, जवाब सुनिएगा। दयाराम कहते हैं कि साहब अगर ऐसी घटना मेरे साथ होगी तो 2 लाख रुपए मैं आपको तुरंत दे दूंगा, क्योंकि आपने हमारे जीवन को बचाया है। 2 लाख रुपए मैं आपको दे दूंगा। जैसे ही ये आवृत्ति कानों में पहुंची किसके? डॉक्टर साहब के। डॉक्टर साहब 2 साल मेहनत करते थे तब जाकर के 1 लाख 2 लाख रुपया कमा पाते थे। उनको फ्री में देने वाला व्यक्ति सामने बैठा था, उसके दिल को देख करके उनके अंदर लालच नाम की चीज आ जाती है, और वही चेयर पर बैठे बैठे, कुर्सी पर बैठे बैठे कहते क्या बोला तुमने? कहा कि सर अगर हमको 3 लाख रुपए मिलेगा, 2 लाख रुपए मैं आपको उठा करके दे दूंगा। बोलते बोलते, आवृत्ति करते करते वहीं चेयर पर ही हार्ट अटैक हो जाता किसको? डॉक्टर साहब को। तो ये होता है किसी भी व्यक्ति को फ्री में मिलने वाला पैसा और धन, वैभव, वो व्यक्ति पचा नहीं पाता है, और इसी को कहते हैं मादकता या नशा। ये नशा कितनी होती है? 100 गुना ज्यादा होती है। किसमें? धतूरा की तुलना में सोने में, और सोने की तुलना में किसमें? धतूरे में। उम्मीद मैं करता हूं, ठीक है, तो उम्मीद मैं करता हूं कि आपको ये सब बातें बहुत ही रुचिकर लगती होंगी जब मैं इस बातों को एक्सप्लेन करता हूं। तो आज शाम के रात्रि में 9 बजे फिर हमसे जुड़िएगा। बहुत ही जबरदस्त, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल क्लास है, मजा आ जाएगा उस क्लास में। 2-2.5 घंटे हम लोग मेहनत करेंगे। आप सबसे मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए सारे दोस्त इस क्लास से जुड़ेंगे, कल की क्लास में नहीं बल्कि परसों की क्लास में, लेकिन रात के 9 बजे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए।